Good morning, good afternoon, good evening. Hi, this is Digant Purani. I welcome you one more time for the video of statement and conclusions. So, statement and conclusion वाले लेक्चर में क्या करना है हमको, मैं आपको बता देता हूँ. बहुत सिंपल है. स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा. बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन अपने स्टेटमेंट से वैलिड है. ठीक है, मतलब कहने का कि आपको एक नहीं, आपको मल्टीपल कंक्लूजन्स दिए गए होंगे. ठीक है, और आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि इसमें से कंक्लूजन इम्प्लिसिट कौन सा होता है. अब इम्प्लिसिट वर्ड का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है ये पढ़ते हैं. और स्टेटमेंट इज अ फॉर्मल अकाउंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, व्यूज, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. मतलब एक जो स्टेटमेंट होता है ना, इट्स अ फॉर्मल अकाउंट ऑफ कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ व्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होगा, सिचुएशन होगा. ठीक है, इन शॉर्ट अ सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है, आपके दिए गए स्टेटमेंट में से आप क्या कंक्लूड करते हो. ठीक है, आप क्या कंक्लूड करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इंडिया में 90% ऑफ द ड्राइवर्स आर मेल्स, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है. ठीक है, अब इससे मैं बहुत सारी चीजें कंक्लूड करने को सोच सकता हूं. एक, विमेन डोंट नो हाउ टू ड्राइव. दो, विमेन डोंट वांट टू ड्राइव. थ्री, विमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव. समझ में आ रहा है. तीनों कंक्लूजन में से अभी आपको लगता है सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. हाँ, तो मैं अग्री कर रहा हूं, मैं बहुत सारे अलग अलग आपको पॉसिबल कंक्लूजन्स बता रहा हूं. ठीक है, चलिए, तो बस वैसे ही हमें सोचना है. अच्छा, एकदम एक इररेलेवेंट कंक्लूजन भी हो सकता है कि विमेन आर ऑलवेज बॉसेस एंड दे नेवर लाइक टू ड्राइव, या ऐसा कुछ. सो वो थोड़ा इतना रेलेवेंट नहीं होगा कंपेयर टू अदर्स. ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा. अ कंक्लूजन इज अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज द रिजल्ट ऑफ द रीजनिंग. ये रीजनिंग है ना, ये बहुत जरूरी है. दैट्स द रिजल्ट ऑफ द रीजनिंग आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. It can also be defined as proposition in an argument to which other propositions in argument give support. Basically एक आर्ग्यूमेंट को दूसरे आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट मिल पाना, ऐसा कुछ. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है implicit. Implicit means something that is understood, though it is not mentioned explicitly, it is understood. That becomes implicit. ठीक है, let's take the very first question. Let's understand the rules pehle. For the questions below, a small passage is followed by three conclusions. तीन conclusion दिए आपको. Identify whether they are implicit in the main passage or no. ठीक है, so only one, only two, only three, all three या none of them. ये अपने 5 ऑप्शन है. चलो देख लेते हैं एक एक करके. With the students' protests become more and more powerful and widespread. This becomes my first part of the statement. The government may fall under the pressure of student union and listen to their suggestions. The government may fall under the pressure of the student union. Remember these words very carefully. And listen to their suggestions. Or move that will greatly benefit our country just like several others. ठीक है, so that becomes the third part of the statement. चलिए समझते हैं एक एक करके सबको. ओके,
So listening to the ideas of the student can help country thrive. अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कैन हेल्प एनी कंट्री थ्राइव। सबसे पहले तो यहां पे जो बात चल रही है वो क्या है? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, दैट इज पॉइंट वन। गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी, दैट इज पॉइंट टू। उनके सजेशंस सुनेगी, दैट इज पॉइंट टू। अ मूव दैट विल ग्रेटली बेनिफिट अवर कंट्री। ठीक है, तो बेनिफिट और थ्राइव ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत लार्जली कनेक्ट नहीं करना चाहता एज अ कंक्लूजन। लिसनिंग टू द आइडियाज, सिर्फ सुनने से कंट्री कैसे थ्राइव होगी मेरे को ये बताओ आप। लिसनिंग टू द आइडियाज कैन हेल्प एनी कंट्री, बढ़िया बात है फिर तो। हाँ, तुम्हारे आइडियाज सुन लो कंट्री, अरे आइडियाज को तो फॉलो भी तो करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट में कहीं थ्राइविंग की तो बात ही नहीं चल रही है, राइट? सो स्टेटमेंट वन इज नॉट इम्प्लिसिट, रादर हाँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टूडेंट बॉडी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड पावर। अब देखो जरा, विथ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बिकम मोर एंड मोर पावरफुल, पावर बढ़ रही है। द गवर्नमेंट मे फॉल अंडर द प्रेशर ऑफ द स्टूडेंट यूनियन एंड लिसन। यहां पे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट यूनियन के पावर के सामने गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी इनमें ताकत है, पता चल रहा है। दैट विल ग्रेटली बेनिफिट अवर कंट्री। सो कहीं ना कहीं ऑथर ये भी कह रहा है कि इनको सुनना कंट्री को बेनिफिट तो करेगा, मतलब ऑफ कोर्स सुनने के बाद उन आइडियाज को फॉलो करना कंट्री को बेनिफिट तो पक्का ही करने वाला है। तो मैं बहुत क्लियरली ये बता रहा हूं कि पोटेंशियल क्या होता है, कुछ कर दिखाने की ताकत, और दूसरा एक्चुअल मसल पावर की बात चल रही है, ताकत कि भाई गवर्नमेंट को भी मेरी सुननी पड़ेगी और मैं जो बोलने जा रहा हूं ना ये काम का भी है। दोनों बातें हो रही है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट टू मुझे फिर भी काफी सॉलिड लग रहा है, मैं इसको ध्यान में रखता हूं। अगर स्टेटमेंट थ्री सॉलिड नहीं है तो मेरा आंसर टू होगा, और अगर स्टेटमेंट थ्री सॉलिड है तो फिर मेरे को ऑल ऑफ द अबव मार्क करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये करेक्ट बन जाएगा। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं ही हो सकता। सो आइडियली मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है मेरा आंसर टू है, क्योंकि ऑप्शन भी तो वैसे बढ़िया दिए हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा या कोई भी एक होगा, दो तो नहीं हो सकते, और मुझे एक मिल तो गया है। पर फिर भी एक बार थर्ड को देखा जाएगा तसल्ली के लिए, ताकि हम इसमें ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो। स्टूडेंट्स हैव ग्रेट आइडियाज टू बूस्ट कंट्रीज इकोनॉमी। यार बाकी सब तो ठीक है, इकोनॉमी की बात ही कहां चल रही है? कहीं पे लिखा है इकोनॉमी? देखो इकोनॉमी नहीं लिखा है ना, कहीं पे भी इकोनॉमी नहीं लिखा है। बेनिफिट अवर कंट्री, कंट्री को सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट थोड़ी होता है, सोशल बेनिफिट होता है, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लीगल बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो ये गलत है। मेरा आंसर ऑप्शन बी, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट इम्प्लिसिट बिकॉज एनी कंट्री की तो बात ही नहीं चल रही है। दूसरा मैंने बोला था कि हाँ घुटने टेकने वाली बात। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इकोनॉमी की बात नहीं चल रही है। ठीक, चल लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन। विराट कोहली, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड या थर्ड। विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम सेज ब्रायन लारा। आई वुड बी ब्लेस्ड टू हैव half of the talent the Indian aces possess। इंडियन एस मतलब क्या? इक्के, मतलब यहां पे बात चल रही है इंडियन के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की। तो क्या बोल रहा है ब्रायन लारा? विराट कोहली सबसे अच्छा बैट्समैन है ऑफ ऑल टाइम, मतलब अभी नहीं पहले का भी, जब से क्रिकेट की इजाद हुई थी तब से लेकर अब तक विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है। काश मैं इंडियन इक्का मतलब विराट कोहली
वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वो बहुत क्लियरली बोल रहा है एस, तो ही इज टेलिंग विराट कोहली एस इंडिया का हुकुम का इक्का। मैं ब्लेस्ड खुद को मानूंगा अगर मैं उसका आधा भी हूं तो। ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट है, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ये इम्प्लिसिट नहीं, ये तो बोला है, समझ में आ रहा है। और ये वैसे भी ब्रायन लारा के व्यूज थे, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी कंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट रीस्टेटमेंट थोड़ी आता है। दूसरा, विराट कोहली विश्ड, सॉरी ब्रायन लारा विश्ड ही कुड प्ले लाइक विराट कोहली, मतलब यार मतलब ये बोल रहा है वो कि काश ब्रायन लारा इच्छा रखता है कि वो विराट कोहली जैसा खेल पाए। समझते हैं इसको, थोड़ा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ब्रायन लारा इज अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली। ठीक, अब पहले स्टेटमेंट की दिक्कत तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इट इज ब्रायन लारा का ओपिनियन कि विराट कोहली बेस्ट है, तो सबका ओपिनियन हो ऐसा जरूरी नहीं है, लाइक आई सेड, और वो तो खुद उसने बोला हुआ है, तो उसमें कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, ब्रायन लारा के इकलौते बंदे से बोलने से थोड़ी वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, यूनानिमस नहीं होगा। ब्रायन लारा विश ही कुड प्ले लाइक विराट कोहली, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। ब्रायन लारा ऐसा बोलता है कि मैं उसके जैसा आधा हो जाऊं, टैलेंट जैसा आधा हो जाऊं तो भी चलेगा। सो टैलेंट जैसा होना और खेलना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। टैलेंट तो मेरे में बहुत है, लेकिन मैं परफॉर्म करूं कि नहीं करूं उसमें फर्क पड़ जाता है, ठीक है। सो सेकेंड इज नॉट ऑल्सो एन इम्प्लिसिट कंक्लूजन, बिकॉज वो कुछ उसके बारे में बोल ही नहीं रहा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑफकोर्स वही आंसर होगा मेरा, नन ऑफ दिस भी हो सकता है, सॉरी। ब्रायन लारा इज अ ह्यूज फैन। अब एक बार जरा ब्रायन लारा की लैंग्वेज पढ़ो, विराट कोहली इज बेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, काश में उसका आधा भी होता। यार ये तो एक फैन की तो भाषा है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द फैन। दिस मीन्स आई कैन वेरी क्लियरली से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, वो इतनी प्रशंसा कर रहा है विराट कोहली की कि वो उसका फैन ही बन गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोनी स्टार्क, क्या बात है, माय फेवरेट। टोनी स्टार्क बिल्ट several mechanical suits throughout his time as an Avenger, and while fighting Killian in the battle, he self-destructed all his suits. आई होप आपने आखिरी मूवी देखी है, तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। So that his girlfriend Pepper doesn't have to be scared of his metallic armor anymore, and Killian can be defeated. बहुत सारे स्टेटमेंट है एक ही इसमें, काट के इसको समझते हैं। टोनी स्टार्क बिल्ट सेवरल मैकेनिकल सूट्स थ्रू हिज लाइफ टाइम एज एन एवेंजर। टोनी स्टार्क ने बहुत सारे मैकेनिकल सूट ऐसे बनवाए, आयरन मैन है टोनी स्टार्क, फॉर ऑल दोस ऑफ यू हु डोंट नो। व्हाइल फाइटिंग किलियन इन द फाइनल बैटल, उसने अपने सूट्स को सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड में डाल दिया था। क्यों? ताकि उसकी गर्लफ्रेंड पेपर डजंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ मेटालिक आर्मर। मेटालिक आर्मर मतलब ये बख्तर, वो पहले जो पुराने जमाने में वो शिवाजी महाराज वो सब पहनते थे ना, ऐसा बख्तर, दैट इज आर्मर। मेटालिक आर्मर जो आयरन मैन पहनता है, दैट इज ऑल्सो बख्तर। एंड किलियन कैन बी डिफीटेड। ठीक, टोनी स्टार्क डिजाइंड वेपनरी सूट्स। वेपनरी सूट्स, आई विल अग्री, लिखा है मैकेनिकल सूट्स, हाँ। मेटालिक आर्मर, हाँ। तो ऑफ कोर्स मैकेनिकल सूट्स और मेटालिक आर्मर दोनों जब बात होती है तो डेफिनेटली इट इंप्लाइज दैट टोनी स्टार्क डिजाइन्स वेपनरी सूट्स। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। किलियन वाज डिफीटेड बाय टोनीज सूट्स। अब देखो सेकेंड और थर्ड लाइन में अगर मैं पढ़ता हूं, क्या है वो, while fighting Killian in the final battle, his Killian can be defeated। तो बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला है कि भाई आखिरी बैटल में उसने ये कर दिया ताकि वो उसको हरा सके, तो दिस कैन बी कंक्लूडेड। तीसरा देखते हैं, पेपर डिसलाइक टोनी सूट्स परस्यूट ऑफ बिल्डिंग सूट्स, मतलब पेपर को टोनी स्टार्क जब सूट बनाता था तो वो उसको नहीं पसंद था।
हाँ, इसीलिए तो उसने उसको सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड पे डाल दिया, उसको वो डर ना लगे, सो दैट शी इज नॉट स्कैर्ड. मतलब वेरी क्लियरली आई कैन से दैट ऑल द थ्री आर द कंक्लूजन्स. ऑल द थ्री आर द कंक्लूजन्स. दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द. चलो अगला सवाल देखते हैं. गेटिंग इनटू एनएलयू दिल्ली, एनएलयू डी रिक्वायर्स वन टू टेक डिफरेंट एग्जाम एज कंपेयर टू अदर एनएलयूज इन इंडिया. ठीक है, मतलब अगर आपको एनएलयू डी में लेना है तो आपको एक अलग एग्जाम देना पड़ेगा कंपेयर टू दूसरे एनएलयू, विच इज इजियर क्वेश्चंस टू आंसर. ठीक है, इजियर क्वेश्चंस टू आंसर. ठीक है. स्लैट हाउएवर डजंट गेट यू एडमिशन इन एनएलयू. तो स्लैट में आपको एनएलयू नहीं मिलेगा. It's an exam for private college whose fees and amenities are far superior to those of any NLU in India. तो क्या है far superior? Far superior है आपका SLAT जो प्राइवेट कॉलेज है. चलो स्टेटमेंट देखते हैं. NLU have a separate exam different from those of other law colleges. अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि NLU D को एक एग्जाम देना है, ठीक है, और एनएलयू दूसरों को भी एग्जाम देना है, पर अदर लॉ कॉलेजेस का अलग है. कैसे? सारे एनएलयू का अलग एग्जाम है, तो पहला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता है, बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर एग्जाम्स, एनी अदर कॉलेजेस की तो बात ही नहीं चल रही है. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? एनएलयू दिल्ली और डी एग्जाम इज द मोस्ट डिफिकल्ट. अब बाकी सारे लॉ कॉलेज में क्या सीन है वो तो वो लिखा ही नहीं है, सेम रीजन से ये भी आउट हो गया. तीसरा, अ प्राइवेट कॉलेज इज बेटर देन एनएलयूडी. अब अगेन क्योंकि एमिनिटीज अच्छी है डजंट मीन कॉलेज अच्छी है. ये गलती आप भी मत करना कि कॉलेज में गए बढ़िया एकदम मस्त चकाचक स्टेयरकेस, लॉबी, ऑडिटोरियम और टॉयलेट वॉयलेट एकदम बढ़िया क्लासरूम दिखा, आपको लगा कॉलेज जबरदस्त, अंदर के पता चला पढ़ाई के नाम पे तो मिंडू. तो एमिनिटीज डज नॉट मीन गुड कॉलेज. इनफैक्ट देयर आर सो मेनी ग्रेट कॉलेजेस इन इंडिया, जहां जाओगे तो आपको लगता है कि किधर इसमें मतलब ऐसा कोई धक्का मारेगा तो गिर जाएगा बिल्डिंग, पर पढ़ाते गजब होता है, प्लेसमेंट इसीलिए उनके बहुत बढ़िया होते हैं, तो ऐसा होता है. सो दैट मीन स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो नॉट द कंक्लूजन, hence I will mark none of the above. चलो बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है मेरा अगला सवाल? डोलोरेस अम्ब्रिज, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन द एंटायर हैरी पॉटर यूनिवर्स. ठीक है, विथ हर बॉसी एटीट्यूड एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर bringing about a massive fallout with many of the students. The Weasley brothers, after playing pranks on Umbridge, left school to pursue other avenues. देखिए यहाँ पे ना दो अलग अलग बातें होते हुए मेरे को दिख रही है. पहली बात क्या हो रही है कि जो डोलोरेस अम्ब्रिज है उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें की गई है कि वो मोस्ट हेटेड है पूरे हैरी पॉटर यूनिवर्स में, with her bossy attitude and destructive behavior bringing out a massive fallout मतलब वही ना पसंद होना of many students. फिर बात चल रही है वीजली ब्रदर की, जिन्होंने अम्ब्रिज पे थोड़ा मजाक किया, स्कूल छोड़ के कहीं और चले गए. चलो स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करते हैं. डोलोरेस अम्ब्रिज came to Hogwarts with a view to ruin the school. सबसे पहले तो पूरे पैसेज में हॉगवर्ड की बात ही नहीं चल रही है. अरे सर पर हैरी पॉटर है तो हॉगवर्ड तो आएगा ही नहीं. पैसेज में हॉगवर्ड लिखा होगा तो हॉगवर्ड के बारे में बात करो, नहीं तो नहीं. अपना जनरल नॉलेज इधर नहीं लाने का, कॉमन सेंस लाने का, जनरल नॉलेज नहीं लाने का. तो स्टेटमेंट 1 नॉट अ कंक्लूजन. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि द वीजली ब्रदर्स वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. किसने बोला किधर बिजनेस? अदर एवेन्यूज तो कुछ भी हो सकता है ना, वो खुद का मैजिक शो चालू कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो बिजनेस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं. अम्ब्रिज वॉज
resented by all the students. ठीक है. Now statement 3 ऐसा बोल रहा है कि many, ये देखिए, fall out with many of the other students, और ये बोल रहा है all the students. तो many और all में फर्क होता है. ठीक है. हमें लगता है कि ऐसा, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग स्मोक तो करते ही है. अरे ऐसा थोड़ी है, कितने करते हैं. फिर आप 130 करोड़ जनता से परसेंटेज निकालो तो पता चलेगा बहुत फर्क है. आई कांट से दैट एवरीबडी स्मोक्स, है ना. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड मेनी. सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो नॉट अ कंक्लूजन. आई विल मार्क ऑप्शन ई, टिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा. चलो बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं. चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है अगला सवाल. Ferraris have the strongest engines in the world, with the person feeling as though he is flying while driving the car. तो यहीं पे दो बातें हैं. पहला, फरारी का इंजन स्ट्रांग है. दूसरा, जब कोई गाड़ी चलाता है तो उसको लगता है कि वो गाड़ी चला नहीं रहा है, वो गाड़ी उड़ा रहा है. However, in the movie Ford versus Ferrari, it is shown that Ford beat Ferrari in the race. तो अब वो मूवी की बात कर रहे हैं, which causes people to think that maybe Ford engines are quite underrated. ठीक है, मतलब पिक्चर देखने के बाद जब फोर्ड ने फरारी को बीट किया तो ऐसा लोगों को लगा यार अगर ये फरारी को बीट कर सकता है तो मतलब हम उसको ठीक से रेट नहीं कर रहे थे, इट वॉज अंडर रेटेड, है ना. ठीक है, चलो देखते हैं. फोर्ड इंजन aren't as strong as Ferraris. अब बताता हूं मैं आपको. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है. Ferraris have the strongest engines in the world. अब अगर फरारी स्ट्रॉन्गेस्ट है ना तो फोर्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फरारी. इट्स अ डायरेक्ट कंक्लूजन, सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन निकाला मैंने. अगर फरारी स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फोर्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फरारी. वेरी सिंपल. तो ए तो मेरा सही हो गया इस बार. Ferrari's acceleration is so high, without proper control the car may lift slightly off the ground. अब ये क्यों लिखा है मालूम है, लिफ्ट स्लाइटली ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ही में फील एज दो ही इज फ्लाइंग. अरे यार ये फील एज दो इज फ्लाइंग ना तो मुहावरा जैसा यूज किया हुआ है. ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम उड़ रहे हो, हकीकत में थोड़ी उड़ोगे. और यहाँ तो ऐसा बोलता है कि स्लाइटली ऑफ द ग्राउंड, मतलब एक्चुअली गाड़ी थोड़ी हवा में आती है, तो ये गलत बात है. ऑथर ऐसा बोलता है कि ऐसा आपको महसूस होगा कि आप उड़ रहे हो, बहुत फास्ट जा रहे हो, पर हकीकत में ऐसा होता कभी भी नहीं है. ठीक है, तो 2 इज नॉट अ कंक्लूजन. तो बात खत्म हो जाती है. माय आंसर विल बी ओनली 1. क्यों? क्योंकि या तो ऑल होगा या तो कोई भी एक होगा. पर खैर आपकी तसल्ली के लिए तीसरा वाला मार्क कर लेते हैं. नॉट मेनी पीपल नो अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्ड engine. Not many people know about strength of Ford engine. ठीक है, अब एक बात समझते हैं. स्टेटमेंट क्या था अपना, ये कहां से आया मैं आपको बताऊं. फोर्ड engines are quite underrated. ठीक है, फोर्ड engines are quite underrated. पर ये थॉट कहां से आया, थॉट कहां से आया, पिक्चर देख के आया, हकीकत में तो नहीं आया. सी, दो बातें हैं पूरे पैराग्राफ में. एक हकीकत, सत्य घटना, दूसरी पिक्चर. दोनों में फर्क हो सकता है. किसी ने बोला थोड़ी है कि जो हकीकत है वो पिक्चर में दिखा रहे हैं. देखो एक बार, हकीकत बोलती है कि फरारी हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन, राइट. तो हकीकत यही है कि लोगों को लगता है कि फरारी का इंजन फोर्ड के इंजन से बेटर है. और क्योंकि ये हकीकत है, लोगों को फोर्ड के इंजन के बारे में एक्चुअली मालूम है. तो क्यों नॉट मेनी पीपल नो, पीपल नो. आप पिक्चर के बेस पे अगर एजम्पशन बनाते हो तो फिर आप बॉलीवुड की जनता हो, है ना. ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े सुपरस्टार की मूवी आई थी बायोग्राफी,
ठीक है, वैसे वो सुपरस्टार बहुत सारे गलत शलत मामलों में इन्वॉल्व था अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, पर उसको पिक्चर में कितना अच्छा दिखाया कि उसके पापा का ये था, मम्मा का ये था, और बेचारा ड्रग्स में पड़ गया, और उसने कितनी फाइट की और ड्रग्स से बाहर आ गया। पर यार जो हकीकत है वो तो हकीकत है ना, पिक्चर तो होते ही है अच्छा दिखाने के लिए। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर, क्योंकि पिक्चर में दिखाया है फोर्ड ने फरारी को बीट किया, डजंट नेसेसरीली मीन कि हर बार फोर्ड ही फरारी को बीट करेगा। सो अगर वो होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, पर पिक्चर पे आप अपना गैस नहीं मारोगे, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड स्टेटमेंट 3 नॉट इम्प्लिसिट बिकॉज अंडररेटेड is an underestimation of the importance of something, but this is in the context of the movie and not as a fact, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। काफी दिमाग लगाना पड़ता है, अपने को लगता था वर्बल में इतना दिमाग में क्या, वर्बल तो इजी इजी हो जाएगा, इजी ही है, बस सोचना है थोड़ा। रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया डिड व्हाट ह्यूमंस कुड नॉट डू, ऑस्ट्रेलिया में बारिश ने वो काम कर दिखाया जो इंसान नहीं कर पाए, एंड प्रोसीडेड टू सेव लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम बीइंग बर्न्ड अलाइव, बहुत सारे जंगली प्राणियों को जिंदा जलने से बारिश ने बचाया। द बुश फायर स्प्रेड constantly over the vast area till that was left was simply ash। बुश फायर अभी बीच में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जंगल के जंगल जल गए थे, सिर्फ राख बची थी, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। देयर वाज अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड सुपरस्टार्स अराउंड द वर्ल्ड जॉइंड हैंड्स टू ट्राई एंड स्टॉप फर्दर डैमेज। इस सुपरस्टार को और तो कुछ काम होता नहीं है, यही करते रहते, कुछ भी हो जाए अपनी फेम दिखाते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। चलो स्टेटमेंट को देखते हैं। ह्यूमंस वेर अनएबल टू पुट आउट द बुश फायर, सिंपल इन्फरेंस है ये तो। बारिश ने वो कर दिखाया जो इंसान नहीं कर पाए, क्या, जानवरों को बचाया। बारिश कैसे बचाएगी, बारिश जानवरों को बाहर थोड़ी निकालेगी, बारिश आग बुझाएगी। तो वही बात थी कि इंसान आग नहीं बुझा पाए, कहीं पे स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं बोलता है कि इंसानों ने आग नहीं बुझाई, वो ये बोलता है कि बारिश जो है वो आग में से प्राणियों को बचाती है। कैसे बचाती है, बारिश ऐसा क्रेन नहीं है ना कि बारिश आई उसने 500 जानवरों को उठाया और रख दिया, ये इंसान कर सकते हैं, बारिश नहीं कर सकती। बारिश एक ही काम कर सकती है, क्या, आग को बुझाना, और उसने वो किया जो इंसान नहीं कर पाए थे। स्टेटमेंट 1 is my conclusion. Let's take a look at statement 2. Donations by superstar helped out to put out the bushfire. किधर, कुछ भी, मतलब हाँ उन्होंने अपने हाथ जोड़े, हैंड जॉइंट्स, हाथ जोड़े मतलब दे टू कम टुगेदर, नॉट दिस टू कम टुगेदर, इट इज दिस जॉइनिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है। ऐसा ऐसा करके चलो साथ में चलते हैं, ऐसा वाला, ये नहीं, ये वाला, टू स्टॉप फर्दर डैमेज, ठीक है। बट पुट आउट द फायर, बाय द वे पुट आउट द फायर मतलब आग को बुझाना, तो सुपरस्टार ने पैसे दिए और बारिश आई, ऐसा हुआ, ऐसा होता है, नहीं होता ना। स्टेटमेंट टू कंक्लूजन नहीं है, सुपरस्टार आए थे, उन्होंने मदद की, पर आग नहीं बुझाई उन्होंने, ठीक है। गॉड डिजर्व्स क्रेडिट फॉर पुटिंग आउट द बुश फायर्स। अब ऐसा है यार कि भगवान भगवान है कि नहीं, सबसे बड़ी डिबेट है। और मैं भगवान बोल रहा हूं मतलब भगवान कोई भी गॉड आप ले लो, ठीक है, किसी भी गॉड में आप बिलीव करते हो, वो आप बिलीव करते हो। देयर आर पीपल हु आर एथिस्ट, दे डोंट बिलीव इन गॉड। देयर आर पीपल हु आर एग्नोस्टिक, दे बिलीव इन रीजनिंग, दे डोंट बिलीव इन गॉड, वो हर सवाल में सवाल ढूंढते हैं। तो God deserves credit is not a conclusion because it's not a factual statement. हाँ मैं ऐसा मानता हूं
कि ऐसा भगवान, जीसस, अल्लाह, राम होंगे होंगे, पर है, मैंने देखे नहीं है, पता चल रहा है, लोगों ने प्रूव नहीं कर पाए हैं, है ना? तो दैट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, नॉट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट. सो दैट इज द रीजन दैट ये हुआ. ये आप कैसे बोलोगे? क्योंकि बारिश होना साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है. प्रेसिपिटेशन हुआ, बादल आए, बादल टकराए, गरजे और बारिश गिरी. चलिए अगला सवाल. म्यूजिक स्टिमुलेट्स द माइंड एंड मेक्स अस फ्रेश, रेडी टू वर्क. ठीक है. म्यूजिक इज अ स्ट्रेस रिलीवर फॉर पीपल हु टेंड टू जस्ट ब्रेक आउट into some dance moves when their favorite beat comes on. Okay. Bands like Linkin Park. ओ भाई Linkin Park 90s, जब मैं कॉलेज स्कूल में था तो Linkin Park सुनता था. And One Direction, oh ho, albeit different genres, have been ruling the lucrative industry since past 2 decades. ठीक है. Music calms down the nerves. स्टेटमेंट पढ़ते हैं. म्यूजिक स्टिमुलेट्स द माइंड एंड मेक्स अस रेडी टू वर्क, इज अ स्ट्रेस रिलीवर. बेटा स्ट्रेस रिलीवर क्या होता है? जो आपको थोड़ा काम डाउन करता है. स्टेटमेंट 1 इज अ कंक्लूजन. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. कहीं पे पैसों की बात तो नहीं चल रही है, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली चल रही है. कहां पे? It is written in the word lucrative. What is lucrative? Something that attracts, that is attractive, that is lucrative. How can an industry be a lucrative? Only if it is generating money. That is why it is called as implicit conclusion. ठीक है. People who love dancing will surely love music. Come on यार, ये तो clearly दिख रहा है. Who tend to just break out into some dance moves when their favorite beat comes on. भाई जिनको गाना पसंद है उनको नाचना पसंद है, बात सही है. All three will follow. All three will follow. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. The pollution levels of Indian cities are increasing and have reached a point where it has become difficult for people to travel without wearing a mask. I am sure ये क्वेश्चन ना थोड़ा कोरोना के पहले लिखा होगा, नहीं तो वैसे ही कोरोना के चलते मास्क के बगैर बाहर निकाल पाना मुश्किल है यार, पुलिस पकड़ लेती है. Especially in Delhi. Well, I absolutely agree, बहुत स्मोक का प्रॉब्लम है. The smoke had become so thick that visibility became almost zero. Okay. In most places, and breathing became labored. Labored मतलब मेहनत वाला काम. ठीक है. Not like exact labor शब्द से labored. ठीक है. This has reduced the ease of living in the capital city. चलो. Smoke causes acute lung problems. देखो स्मोक की बात चल रही है. हाँ. थिक विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है. ब्रीदिंग बिकेम लेबर्ड. अब यहां से होता है हमारा सोचना चालू. बेटा जब ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है ना तो वो लंग का प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ब्रीदिंग डिफिकल्ट होता है. समझ आ रहा है? तो वैसा स्मोक है ना, वैसा रू नहीं है कि नाक में डाल दिया इसलिए आप श्वास नहीं ले पाए, वो अंदर से दिक्कत दे रहा है. स्टेटमेंट 1 इज अ कंक्लूजन. ठीक है. लंग प्रॉब्लम है वो बहुत सिंपल सी बात है. स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? मास्क हेल्प पीपल इन ब्रीदिंग ईजियर. कैसे? चलो देखते हैं एक बार. तो स्टेटमेंट 2 जो है, मास्क यूज कर रहे हैं, कहीं तो मास्क लिखा था, किधर गया?
डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रैवल विदाउट वेयरिंग मास्क, ठीक है। तो ये मास्क क्यों पहनते हो? लोगों से छुपने के लिए थोड़ी पहनते हो, ताकि आप ढंग से सांस ले सको, इसलिए पहनते हो। तो बहुत क्लियरली ये भी एक कंक्लूजन है कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है दिल्ली में, तो लोग क्या करते हैं? मास्क पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन है कि मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, इजी पड़ता है। दिस इज ऑल्सो माई कंक्लूजन। आई नो ऑल ऑफ दिस इज माई आंसर, क्योंकि ऑप्शन ऐसे है। पर फिर भी एक बार तीसरा देख लेते हैं। ईज ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन क्लीन एयर, ठीक है। क्यों इम्प्लिसिट है ये? यहां पे लिखा है reduced the ease of living, this मतलब अभी तक जो भी था वो। अच्छा, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि it depends only on clean air, it depends on clean air, one of the things where ease of living is dependent on, other will be your water, food, shelter, money। तो हाँ, clean air is one of the possibilities, yes, it is my conclusion, my answer all of the above। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो, वाइल मोनिका एंड चैंडलर, ओ फ्रेंड्स, अगर आप देखते हो तो आपको ये पता होगा ये लोग कौन है। मूविंग इन मतलब कहीं घर में साथ में रहने आए हैं। मोनिका हैड द डिफिकल्ट टास्क ऑफ आस्किंग रेचल टू मूव आउट। अब इनको साथ में रहना था, किन को? मोनिका और चैंडलर को। तो उन्होंने रेचल को बोला कि चल तू अब पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। अब ये क्यों डिफिकल्ट था देखते, शायद हमें आगे पता चले। रेचल एंड मोनिका हैड बीन रूममेट्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, ये उसका जवाब है। एंड नीदर ऑफ देम एंजॉयड द फैक्ट दैट दे वुड बी वुडंट बी लिविंग टुगेदर। क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब क्या? देखो, मोनिका और चैंडलर, ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स आपने नहीं भी देखा तो भी आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोनिका एंड चैंडलर वेर मूविंग इन। मोनिका हैड द डिफिकल्ट टास्क ऑफ आस्किंग रेचल टू मूव आउट। डिफिकल्ट क्यों? क्योंकि रेचल और मोनिका काफी समय से रूममेट थे। काफी समय से आपको आपके दोस्त को बोलना पड़ेगा कि अब तुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं चैंडलर के साथ रहना चाहती हूँ, उनका लव अफेयर है, शादी करने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। चैंडलर however found it fairly easy to speak with Joey while he was moving out। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। चैंडलर को भी तो अपने दोस्त को बोलना था, जोई को, कि यार मैं जा रहा हूं अभी, पर चैंडलर को वो काफी इजी लगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, चलो समझते हैं। मोनिका वॉज बीइंग फोर्स्ड टू मूव इन विद चैंडलर। ओ ना भाई ना, ये देखो बहुत क्लियरली लिखा है कि मोनिका एंड चैंडलर वेर मूविंग इन, वो लोग साथ में मूव इन कर रहे थे। मोनिका हैड द डिफिकल्ट टास्क टू आस्क रेचल टू मूव आउट, और उसके बाद उसका रीजन भी दिया है कि वो लोग काफी समय से रूममेट थे, ठीक है। अगर उसको जबरदस्ती कोई लेके जाता तो ऐसा लिखा होता बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गो, या ऐसा कुछ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कहीं पे भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मोनिका को जोर जबरदस्ती के साथ अंदर चैंडलर के साथ मूव इन करना पड़ रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाता है कतई गलत। रेचल एंड मोनिका वर अपसेट अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मूविंग आउट, ये तो मेरे को दिख रहा है बहुत क्लियरली। नीदर ऑफ देम एंजॉयड द फैक्ट दैट दे वुडंट बी लिविंग टुगेदर, दिख तो रहा है इसमें बहुत क्लियरली। तो अगर वो लोग खुश नहीं है तो वो लोग नाखुश है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कंक्लूजन है। तो ये पक्का नहीं होगा, पर देख लेते। चैंडलर वॉज इनसेंसिटिव टू जोईस फीलिंग्स। अच्छा, समझते हैं इस बात को। स्टेटमेंट बोलते हैं चैंडलर फाउंड इट इजी टू स्पीक विथ जोई। इजी, ऐसा नहीं है कि ही वॉज इनसेंसिटिव, उसके लिए वो काम आसान था। क्या? बोल पाना। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो पहचान ही नहीं पाया कि जोई भी दुखी होगा। सी दो बातें होती है, एक तो यू आर ऑब्लिवियस, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका दोस्त दुखी हो रहा है आपके जाने से, ठीक है, तो आप इनसेंसिटिव हो उसकी फीलिंग्स पे। लेकिन आपको पता है कि आपका दोस्त दुखी है, पर आप अच्छे हो, आपको बात करना आता है, और आप समझते हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं,
तो आप आसानी से अपने दोस्त के साथ बात कर लेते हो, राइट? इफ यू आर गुड टू टॉक और इफ यू आर गुड एट टॉकिंग, despite you knowing his feelings, you will be able to talk it easily. So Chandler easily बात कर सकता है, doesn't make him an insensitive. ठीक है, that is the reason why which I will eliminate this option. B is my answer. चलते हैं बढ़िया अगले सवाल पे. The long-standing debate between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. भाई भाई फुटबॉल आ गया भाई भाई. हाँ, तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट बिटवीन लियोनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फाइनली लुक्स लाइक इट्स कमिंग टू अ क्लोज. मतलब भाई इन दोनों के बीच में कुछ तो भी डिबेट है. ठीक है, अब अगर आप थोड़ा बहुत फुटबॉल समझते हो तो शायद आपको बैक ऑफ द माइंड समझ में आ जाएगा कौन अच्छा फुटबॉलर है, लियोनल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो. और ये वैसी डिबेट है जो हर गली हर नुक्कड़ पे चलती है. मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, दोज हु डोंट फॉलो फुटबॉल, कौन बेटर क्रिकेटर है, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या एमएस धोनी? कौन बेटर कैप्टन है, एमएस धोनी या सौरव गांगुली? हर अलग अलग दौर के लोग अलग अलग जवाब देंगे आपको. तो वैसा ही कोई डिबेट चल रहा है लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए. आगे देखते हैं. विथ एज पार्शियली ऑन मेसी साइड and coveted Ballon d'Or with the Argentine, the debate finally seems to have settled. यार ये मतलब एकदम भारी भरकम शब्द आए ऐसा मेरे को लग रहा है. तो पहले हम समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं. जो चीज नहीं समझ में आती है उसको थोड़ा साइड पर रखते हैं. मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड. देखो, डिबेट सेटल होना डजंट मेक हिम द बेस्ट प्लेयर. डिबेट सेटल हो गई कि भाई हाँ कुछ रीजंस के वजह से मेसी के अगेंस्ट बोलने वाले या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फेवर में बोलने वाले कुछ लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए. ठीक है, बट दैट डेफिनेटली डजंट मेक हिम द बेस्ट प्लेयर. वो अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो नहीं है तो है. डिबेट से फर्क नहीं पड़ता उसकी खेल पे. समझ में आ रहा है आपको? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन्स गेम एंड हिज फैन फॉलोइंग, राइट? हाँ, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, एज इज क्रिटिकल फॉर प्लेयर्स परफॉर्मेंस. अब देखते हैं बात. मेसी की साइड पे एज है ऐसा बोला गया है. ठीक है, क्यों ऐसा बोला गया? विथ एज पार्शियली ऑन मेसी साइड, तो मेसी की साइड पे एज आ गई जिस वजह से डिबेट बंद हुई. मतलब एज ने अच्छा काम किया, एज ने मेसी को फेवर किया. मतलब अगर एज के वजह से डिबेट शांत हो सकती है मतलब एज इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है हमको? तो एज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बैलन डॉर इज एन अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर. और बहुत सिंपल सी बात है कि कोविटेड बैलन डॉर विथ द अर्जेंटीन, मतलब ये कुछ तो है जो उसके पास है. अब अगर आपका जी के आपको साथ देता है तो शायद उल्टा आप बोलोगे ये करेक्ट है, नहीं देता तो भी आप बोल सकते हो ये करेक्ट है. पर मैं तो नहीं बोलता. क्यों? क्योंकि कहीं भी पैराग्राफ में नहीं लिखा है कि ये अवार्ड है. कहीं पे लिखा है क्या? कोविटेड. कोविटेड व्हाट? इट कैन इवन बी अ टाइटल, इट कैन बी अ निकनेम. मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर बोला, वो अवार्ड थोड़ी है, इट्स अ निकनेम. धोनी को क्या बोलते हो? कैप्टन कूल. तो अवार्ड थोड़ी है, वो तो निकनेम है. तो कहीं पे भी अवार्ड है ऐसा नहीं लिखा है. हेंस आई विल मार्क आंसर ऑप्शन 2. See, we cannot assume that this is for the best player. Very simple. चलो, अवार्ड होता भी तो वो बेस्ट प्लेयर के लिए अवार्ड ऐसा जरूरी थोड़ी है. अगेन या दैट वाज द पॉइंट. आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन में. एक और, द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन अनचेंज्ड since a very long time. Since a long time, students have voiced their concerns regarding the old and
अनप्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, काफी सालों से बदला नहीं है, स्टूडेंट्स ने अपना वॉइस आउट भी किया है. While it can be argued that skills taught in schools help people in one way or the other, it is also true that heavy influx of rote learning, ये rote learning क्या होता है? रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टाबाजी, has led to several bright minds got going moot. ठीक है, हाँ, तो समझते हैं क्या है ये भाई. while it can be argued के स्कूल में जो पढ़ा जाता है वो आगे जाके बहुत हेल्प करता है, बट ये भी एक सच बात है कि रोट लर्निंग की वजह से बहुत सारे ब्राइट दिमाग मंद पड़ गए हैं. इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज टू बी ब्लेम्ड फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स डल, गोइंग मूट, स्टूडेंट्स डल, ब्राइट माइंड गोइंग मूट, सेवरल ब्राइट माइंड गोइंग मूट, राइट. इंडियन एजुकेशन एंड अनचेंज्ड, अनप्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर, ये सारे वर्ड्स जब इकट्ठा होते हैं तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है, बच्चे डल हो जाते हैं. रोट लर्निंग इज द रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग. बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि ये कंक्लूजन है. समझते हैं कहां दिक्कत है इस स्टेटमेंट में. ये क्या बोलता है? heavy influx of rote learning, heavy influx, पता चल रहा है? एक्सेसिव मात्रा में रट्टाबाजी दिक्कत क्रिएट करेगी. छोटी मात्रा में रट्टाबाजी के बारे में कुछ बोला ही नहीं. यानी इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ चीज, बहुत ज्यादा चीज खाओगे ना तो यार हार्ट अटैक आ सकता है, पर थोड़े मात्रा में चीज तो बढ़िया लगता है यार, मजा आ जाता है ऐसा चीज में मस्त दम 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 करके डाल दिया तो एक्सेसिव इज अ प्रॉब्लम, लिटिल बिट नॉट अ प्रॉब्लम. सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर. हेंस आई विल से आई कांट ऑलवेज से कि चीज इज बैड, कांट से दैट. स्किल्स टॉट इन स्कूल्स आर मोर ऑफन देन नॉट यूजलेस. किसने बोला ऐसा? किसने बोला? इनफैक्ट यहां तो बहुत क्लियरली बोला है कि टॉट इन स्कूल हेल्प पीपल इन वन वे और द अदर, मतलब हेल्प तो कर रहा है लोगों को. ये दोनों मेरे गलत हो गए. स्टेटमेंट 1 बिकम्स माय कंक्लूजन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कल्चरल इवेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट much beyond the scope of studies. Cultural development in school help in all round development much beyond scope of studies. पढ़ाई से ज्यादा, पढ़ाई से आगे एक्स्ट्रा कल्चरल इवेंट हेल्प करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट में. ठीक है. दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल्स फॉर विच स्टूडेंट विल बी अप्रिशिएटेड एंड अवॉर्डेड. ठीक है. ऑल राउंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट. कहीं पे लिखा है? देखो, कल्चरल इवेंट इन स्कूल एंड कॉलेजेस हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट. पर ऑल राउंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्या? ये कहीं पे भी नहीं लिखा. समझ में आ रहा है? सी, आप बहुत दौड़ोगे ना तो पतले हो जाओगे. ठीक, पतला होना अच्छी बात है क्या? ये नहीं पता. यह सेम लॉजिक है कि कल्चरल डेवलपमेंट से ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, पर क्या वो जरूरी है? नहीं मालूम. इंपॉर्टेंट है वो तो लिखा ही नहीं है. दिस नॉट अ कंक्लूजन. दूसरा क्या है? दूसरा भाई अपना स्टडीज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन. अभी ये भी तो किधर लिखा है? कहां पे लिखा है स्टडीज आर गिवन? दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू शोकेस देयर टैलेंट स्किल्स फॉर विच स्टूडेंट्स अप्रिशिएटेड एंड रिवॉर्डेड. देखो, बहुत सिंपल सी बात की है. कल्चरल इवेंट करोगे तो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा. स्टडीज से आगे ज्यादा ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है. कौन? कल्चरल डेवलपमेंट. टू शोकेस देयर टैलेंट, जिसके लिए बच्चों को एप्रिसिएशन भी मिलता है, रिवॉर्ड भी मिलते हैं. तो अब इसमें किसने बोला कि स्टडीज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन ऑल राउंड डेवलपमेंट? ये तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है. इनफैक्ट यहां तो उल्टा बोला गया है कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्टडीज.
तो स्टडी तो इंपॉर्टेंट होगी ही, उसके बाद की बात है। ओनली स्किल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन कल्चरल, ये भी किसने बोल दिया है? ऐसा भी कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो तो कर ही सकता है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि कोई स्पेशल स्किल चाहिए। हाँ, ये लिखा है कि ये प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट एंड स्किल्स, तो वो प्लेटफॉर्म देता है, पर स्किल जरूरी है ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। स्किल होगी तो आप दिखा पाओगे, पर स्किल चाहिए ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट has been tending to rely more on gadgets than on own ability to think. Technological shift has been people tending to more rely on gadgets. बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं कॉलेज में था मेरे को मेरे सारे दोस्तों के नंबर बाय हार्ट थे घर के, मोबाइल था ही नहीं किसी के पास, तो हम तो डायरी भी पहले मेंटेन करते थे, फिर भी याद जाते हैं, ठीक है। और मेरे को पूछो, मेरे को मेरे शायद डैडी का नंबर भी बाय हार्ट है कि नहीं मेरे को, चलो वो तो बाय हार्ट है, पर उसके अलावा मेरे को घर वालों के अलावा किसी का नंबर बाय हार्ट नहीं है। और मुझे नहीं पता ऐप में से कितने लोगों को अपने इवन डैडी का नंबर बाय हार्ट है, मम्मी का, भाई का, बहन का, पता नहीं हमें, ठीक है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको 15 नंबर 10 नंबर बाय हार्ट है अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में से? नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, राइट। चलो आगे देखते हैं। पीपल फॉरगेट फोन नंबर, देखो वो एग्जांपल दे रहा है, पीपल फॉरगेट फोन नंबर्स बिकॉज ऑफ स्पीड डायल, दे डोंट मूव आउट ड्यू टू स्विगी, दे डोंट प्ले फुटबॉल बिकॉज ऑफ फीफा, इट एंड्स अप मेकिंग देम लेथार्जिक। सही तो बात बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है। स्पीड डायल हेल्प्स पीपल रिमेंबर देयर फोन नंबर, अरे ये तो गलत ही है, पता चल रहा है क्या है भाई। स्पीड डायल हेल्प्स पीपल, अच्छा रिमेंबर देयर फोन नंबर्स, पीपल फॉरगेट फोन नंबर्स बिकॉज ऑफ स्पीड डायल, क्यों? क्योंकि स्पीड डायल उनको हेल्प करता है, समझ में आ रहा है? तो ये होल्ड करते हैं, इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। मेरे मान में ये गलत तो नहीं है। ऑल लेथार्जिक पीपल आर एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, ऐसा किसने बोला? सी, एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी विल मेक यू लेथार्जिक, बट लेथार्जिक होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी ही क्यों? तो ये तो पूरा का पूरा गलत है। स्विगी प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम हैविंग मील्स आउटसाइड, अब ना ये हकीकत में आपको लग सकता है कि सही बोल रहा है वो, स्विगी का तो यही काम है, पर एज पर द पैसेज कहाँ लिखा है स्विगी का ये काम है? एज पर द पैसेज सिर्फ स्विगी लिखा है, पीपल डोंट मूव आउट ड्यू टू स्विगी, तो कुछ भी हो सकता है। सो दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। कमिंग बैक टू दिस स्टेटमेंट, स्पीड डायल हेल्प्स पीपल रिमेंबर देयर फोन नंबर्स, पीपल फॉरगेट फोन नंबर्स बिकॉज ऑफ स्पीड डायल, क्यों? क्योंकि स्पीड, तो आपको फोन नंबर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोगों को नंबर याद करने में हेल्प करता है। हकीकत में आपको लगेगी ये वो याद थोड़ी रखते हो आप, वो तो स्पीड में आ जाता है, पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज it very clearly says that it implies that speed dial helps you to remember phone numbers। तो यहां पे हमने ये सीखा कि जो हकीकत है पर पैसेज में नहीं है, और जो हकीकत में है नहीं है पर पैसेज में है, दोनों चीजें हो सकती है, हमें तो पैसेज को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट अ ट्रिकी वन, I hope you learnt, ठीक है। I would request you to go back and go for the video one more time if you have any doubts. Till then, take care, stay home, stay safe. Please do take good care of yourself and your surroundings. I'll see you in the next lecture. This is Digan Purani signing off on behalf of DD Institutes. Thank you so much.